विकल्पों की जानकारी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई निवेश रणनीति नहीं है तो इन निवेश विकल्पों की जानकारी का आप क्या करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए एक निवेश रणनीति बनाएं, जिसके तहत आप एक निवेश विकल्प अपने लिए चुन सकते हैं और कैसे अपने आर्थिक लक्ष्यों को आप अचीव कर सके, उन्हें पूरा कर सके, इसकी मदद आपको मिलती है। एक क्लियर रास्ता आपको मिलता है, क्लियर राह आपको मिलती है सही निवेश पोर्टफोलियो के जरिए, जिसमें आप सही निवेश विकल्प शामिल कर सकते हैं। इन्हीं तमाम निवेश मंत्रों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ इस खास शो फायदेमंद फंड में। और हम इस शो में न सिर्फ आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं, बल्कि आपको मिलाते हैं एक अनोखे फंड के बारे में आपको बताते हैं और मिलाते हैं फंड मैनेजर से भी। लेकिन जैसे कि हमेशा हम हर हफ्ते शो की शुरुआत करते हैं एक केस स्टडी पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ, तो आज बारी है विनय और दर्शनी गोगना के पोर्टफोलियो की। उनका पोर्टफोलियो हम आपको दिखाएं उससे पहले डालते हैं नजर इनकी जीवन शैली पर। दर्शनी गोगना, जिनके 2 बच्चे हैं 11 और 5 साल के, और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और अपने रिटायरमेंट के लिए इन्होंने एक बेहतरीन पोर्टफोलियो हमें कहा था बनाने के लिए, और हमने कुछ फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल किए जिनका रिटर्न भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहरहाल फंड्स के नाम मैं पहले लेना चाहूंगी। यूटीआई इक्विटी, जहां पे आप देख सकते हैं इनको लगभग 40% के आसपास का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी इनके पोर्टफोलियो में है, जिसमें लगभग 32% के आसपास का रिटर्न है। एक्सिस ब्लू चिप फंड है जिसमें 27.5% का रिटर्न, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड आप देख सकते हैं जिसमें 18.5% का रिटर्न इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें ये लगातार 1 साल की एसआईपी जो इन्होंने की है उसका नतीजा है इनके पोर्टफोलियो में इतने उम्दा रिटर्न। कुल मिला के आप कह सकते हैं 30% का इजाफा इनके निवेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है इस पोर्टफोलियो के जरिए। और इन्होंने अपनी रिस्क एपेटाइट यानी अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और साथ ही एक अनुशासित अप्रोच के जरिए ये पोर्टफोलियो बनाया है, और उसमें लगातार ये अपनी एसआईपी कर रहे हैं, अपने निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल 1 साल का परफॉर्मेंस आपके सामने। शो को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो बात करेंगे अपने खास फंड की। मैं चाहती हूं कि हम स्वागत करें ईडलवाइज एएमसी की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता का। राधिका जी, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड में। और बाजार और निवेश के गुर तो हम आपसे समझते ही हैं हर शो में जब भी आप आती हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं खास एनएफओ की भी, जो खुला हुआ है और 16 मार्च को बंद होने वाला है। बात हो रही है निफ्टी पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल इंडेक्स फंड की 2026। एक अनोखा पैसिव डेट फंड है जो ये लॉन्च हुआ है। मैं चाहती हूं वो तमाम दर्शक जो शायद इसके नाम को सुन के डर गए हैं, थोड़ा सा उनके लिए सिंप्लीफाई करते हैं, उनको बताते हैं कि आखिर ये पैसिव डेट एनएफओ की खासियत क्या है और ये किस फ्लेवर का फंड है। थैंक यू कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। तो एक तो इस फंड का नाम हालांकि बहुत लंबा है, अच्छी बात यह है कि फंड इतना साधारण है कि अगर मैं नाम के शब्द दूं तो ये आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, तो मैं शायद थोड़ा सा ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ। भारत बॉन्ड ईटीएफ पहला पैसिव डेट फंड था जो बाजार में आया है, और निवेशकों के लिए मैं कहूंगी एक पैसिव डेट फंड क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। जैसे इक्विटी में पैसिव फंड्स होते हैं जहां की एक इंडेक्स होता है, एक इंडेक्स के रूल होते हैं, कायदे और नियम होते हैं, और उसका पोर्टफोलियो होता है, और फिर फंड मैनेजर इंडेक्स फंड में कोई रोल नहीं निभाता, कोई एक्टिव कॉल नहीं लेता या डिसीजन नहीं लेता, वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। ऐसे ही डेट फंड में ये एक डेट इंडेक्स फंड है, तो इसका नाम इंडेक्स फंड इसलिए है। अब ये किस तरह का इंडेक्स फंड है? ये एक इंडेक्स फंड है, जैसे कि आपने कहा, ये निवेश करता है पीएसयू प्लस एसडीएल में। पहले नाम का हिस्सा वो है पीएसयू प्लस एसडीएल। मानिए ये पैसा अगर आप 100 रुपए दें तो ये उन कंपनीज के बॉन्ड्स में जाता है, या तो ये ट्रिपल ए पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो सरकारी ओन्ड कंपनीज हैं, जैसे एनएसएआई, पीएफसी, आरईसी, नाबार्ड, या ये जाता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में। सबने जीसेट का सुना है, ये स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, आरबीआई इशू सॉवरेन लोन।
तो 50% पोर्टफोलियो ट्रिपल एपीएसयू में और 50% पोर्टफोलियो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में, यानी कि सबसे जो सेफ और हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, बॉन्ड्स है, उसमें जाता है, वैसा इंडेक्स फंड है। और दूसरी बात मैं इसकी करना चाहूंगी कि ये 2026 में मैच्योर होता है, जैसे कि नाम वो है, ये एक टारगेट मैच्योरिटी फंड है। इसका मतलब ये है कि ये फंड बेसिकली 2026 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स खरीदेगा। इसका निवेशकों के लिए क्या मायना है? अगर आप 5 साल तक निवेश करें, हमें हमेशा लगता है डेट फंड में यार इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए तो मुनाफा होगा, नुकसान होगा, ये सब होगा, वॉलेटिलिटी होगी। दिस ट्राइज टू गिव यू थोड़ा एफडी लाइक एक्सपीरियंस। 5 साल तक आप निवेश करेंगे तो जो इंडेक्स का रिटर्न है वो आपको मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें आपको प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न मिलेगी, क्योंकि ये कोई एक्टिव ट्रेडिंग नहीं कर रहा, बॉन्ड खरीद के मैच्योरिटी तक होल्ड कर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एफडी से ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा, उसकी उम्मीद क्या करनी चाहिए? तो इस फंड का जो इंडेक्स का रिटर्न है वो है, जो आपको अंदाजा दे सकता है, वो करीब अभी 6.4 है। इसमें से अगर आप कॉस्ट ऑफ फी निकाल दें 6.4% ईयर फॉर 5 ईयर्स, इसमें से अगर आप फीस और कॉस्ट निकाल दें और टैक्स निकाल दें, क्योंकि इसमें टैक्सेशन का भी एफडी से ज्यादा फायदा होता है, 20% ओवर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न है समवेयर बिटवीन 5.9 एंड 6%। इस टाइम पे आपको एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में पोस्ट टैक्स, अगर आप फुल टैक्स हैं, तो करीब 3.8% मिलेगा। तो उस इन्वेस्टर्स के लिए जो 5 साल तक निवेश करना चाहते हैं, एक सेफ प्रोडक्ट में निवेश करना चाहते हैं और अच्छा पोस्ट टैक्स रिटर्न चाहते हैं, ये एक अच्छा आउटकम। बिल्कुल। मेरा वैसे तो अगला सवाल जो पूछना चाहती हूँ उसका आपने काफी हद तक जवाब तो दे ही दिया है, लेकिन फिर भी वो तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और इस फंड को समझना भी चाहते हैं, उनके जहन में ये सवाल तो आएगा ही कि अगर हमें इक्विटी में फिलहाल पिछले 1 साल में जो हम मार्च की बात कर रहे हैं, अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो हमें इतने बढ़िया रिटर्न मिले हैं, तो मैं इस तरह के डेट फंड को पोर्टफोलियो में क्यों शामिल करूं? क्या सिर्फ बैलेंस करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करना चाहिए, या अगर मेरी अप्रोच बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है तब मुझे इसको शामिल करना चाहिए? देखिए, जब आप निवेश करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं एसेट एलोकेशन बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है आपका इक्विटी में भी निवेश होना चाहिए, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और डेट में भी निवेश होना चाहिए। इक्विटी का जो आपका निवेश होता है वो लंबे समय का निवेश होता है। आज की तारीख में 7 से 10 साल का निवेश इक्विटी का निवेश होता है। लेकिन कुछ ऐसा पैसा भी होता है इंसान का जो गोल 4 से 5 साल की गोल होते हैं, जहां हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। से मैं 5 साल के बाद घर लेना चाहती हूँ, बाहर पढ़ाई करना चाहती हूँ, जो भी मेरे लक्ष्य हैं 5 साल के बाद, उनके लिए मुझे अगर सेफ पैसा लगाना है तो ये एक बहुत वायबल अच्छा ऑल्टरनेटिव। अच्छा, एक कंपैरिजन मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को समझाएं, पैसिव डेट फंड और एक्टिव डेट फंड, दोनों में से किसकी रणनीति कैसे आपको चुननी चाहिए, किस तरह के लक्ष्यों के हिसाब से, किस तरह की निवेश अवधि के हिसाब से? पैसिव और डेट से ज्यादा आपको फंड की कुछ बातें देखनी चाहिए, क्योंकि पैसिव और एक्टिव तो सिर्फ एक जरिया है। सबसे पहले तो डेट फंड जब आप देखें तो आपको फंड का पोर्टफोलियो देखना चाहिए। एक्टिव फंड का पोर्टफोलियो महीने में एक बार आपको दिखता है। पैसिव फंड की ये अच्छी बात है कि एक्चुअली आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप अगर इंडेक्स देखें तो आपको पोर्टफोलियो पता है, आपको पता है ये ट्रिपल एपीएसयू करेगा, एसडीएल करेगा, तो उसके बाहर, उन दायरों के बाहर ये फंड कुछ नहीं कर सकता। तो एक पैसिव फंड की ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको देखना चाहिए कि आपके फंड में ड्यूरेशन कैसी है। अभी एक्टिव फंड ज्यादातर वो होते हैं जो एक्टिव ड्यूरेशन लेते हैं। ये फंड एक टारगेट मैच्योरिटी स्ट्रक्चर है, मतलब मानिए ये 5 साल में खत्म हो जाता है, बाय एंड होल्ड है, तो ये देखना जरूरी है। और तीसरा, आपको एक्टिव वर्सेस पैसिव डेट फंड में कॉस्ट देखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर हम देखते हैं पैसिव प्रोडक्ट ज्यादा सस्ते रहते हैं, तो उनका निवेश पोस्ट कॉस्ट बेटर लगता है। दिस फंड ऑल्सो इज वेरी लो कॉस्ट प्रोडक्ट। ये 15 पैसा है डायरेक्ट प्लान में और 30 पैसा रेगुलर प्लान, जो कि काफी सस्ता है वर्सेस एन एक्टिव फंड। बिल्कुल। वैसे तो ये पैसिव फंड है, लेकिन फिर भी मुझे समझना है कि इसमें रीबैलेंसिंग की कितनी गुंजाइश होगी और साथ ही इसमें रिस्क कितनी कम है, क्योंकि डेट फंड्स को लेके थोड़ा सा निवेशकों में भरोसा अभी भी हिला हुआ है। राधिका जी,
हाँ, डेट फंड्स को लेकर न्यूज तो चलती रहती है। रीबैलेंसिंग इसकी क्वार्टरली होगी, और क्योंकि इसका क्राइटेरिया AAA PSU है, अगर कभी कोई सिक्योरिटी AAA से AA+ भी हुई, विच इज स्टिल अ वेरी हाई क्रेडिट रेटिंग, तो वो इंडेक्स से निकल जाएगी और फंड से निकल जाएगी। तो ये इसकी अच्छी कंफर्ट है कि इसकी क्रेडिट रेटिंग क्वालिटी बहुत हाई है। जहां तक सेफ्टी की बात है, हम देखते हैं डेट में 3 तरह के रिस्क होते हैं, ड्यूरेशन, लिक्विडिटी और क्रेडिट। मैं तीनों की जरा से बात करना चाहूंगी। जहां तक क्रेडिट की बात है, क्रेडिट क्वालिटी बहुत हाई है। SDL इज सॉवरेन रेटेड, AAA PSU इज वेरी वेरी हाईली रेटेड। तो जो क्रेडिट रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो थोड़े कम है। लिक्विडिटी की जहां तक बात है, दोनों सेगमेंट्स लिक्विड हैं, और ये एक ओपन एंडेड फंड है, इसमें कोई नोट्स वगैरह का वो नहीं है, क्लोज्ड एंडेड फंड नहीं है, FMP नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें तो 2 बातें जरूरी हैं। अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं, 5 साल तक निवेश करते हैं, मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट राइज की चिंता नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी होगी, 6 से 15 महीने में आपको वॉलेटिलिटी होगी। अगर रेट्स ऊपर गए, अगर रेट्स नीचे गए तो आप ऐसा भी कमाएंगे, लेकिन आप इसमें 6 से 12 महीने के लिए बिल्कुल मत आइए। ये 3 से 5 साल के निवेश का प्रोडक्ट। अच्छा, कोई अगर अपने निवेश की शुरुआत कर रहा हो, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, तो क्या ये फंड उसका चुनाव हो सकता है? क्या ये उसका पहला फंड हो सकता है? अगर वो उसके गोल्स लंबे समय के हैं, अगर छोटे समय के हैं तो बिल्कुल नहीं। अगर 3 से 5 साल का निवेश कर रहा हो और सेफ्टी चाहता हो, तो ये फंड उसके चुनाव में हो सकता है। अच्छा राधिका जी, जब हम डेट में या जब भी हम कोई फाइनेंशियल रणनीति बनाते हैं, तो एक गोल प्लानिंग तो सबसे अहम चीज है, जो एक फाउंडेशन होती है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाने की। इसके बाद जैसे जैसे आपका गोल नजदीक आ जाता है, वैसे वैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव भी करने होते हैं। उस वक्त डेट फंड या डेट पोर्टफोलियो के मायने कितने बदल जाते हैं, कितने बढ़ जाते हैं, स्पेशली तब जब आप अपने गोल के नजदीक आ रहे होते हैं? हाँ, जनरली जब डेट फंड्स की बात करें और आप अपने गोल के नजदीक आए, तो अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत हेवीली इक्विटी है, तो वैसे भी आपको उसे थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली या तो कम करना पड़ेगा या डेट में रखना पड़ेगा, बिकॉज डेट गिव्स सर्टेनिटी। इफ यू हैव इन्वेस्टेड, इक्विटी मार्केट की फंडामेंटल नेचर अनसर्टेन है। अगर आपका गोल बहुत करीब है 6 महीने में, चांसेस आर आप चाहेंगे, और आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, चांसेस आर आप रिस्क कम करना चाहेंगे, क्योंकि इक्विटी मार्केट ऐसा है जहां 20% 30% करेक्शन हो सकता है 1 महीने में, विच विल सेट योर गोल्स बैक। क्या रिटायर्ड इंडिविजुअल इस तरह के फंड को पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं? क्या उनके लिए ये सही चॉइस होगा? हाँ, रिटायर्ड इंडिविजुअल, इनफैक्ट एक जो सेगमेंट है जिसे हम टारगेट मैच्योरिटी फंड्स कहते हैं, ये ग्लोबली भी रिटायर्ड इंडिविजुअल्स के लिए काफी पॉपुलर है। रिटायर्ड इंडिविजुअल्स ऑफन फुल टैक्स देते हैं, FD रेट्स कम हो रहे हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, उनकी आजकल बहुत चिंता रहती है कि निवेश बाजार में FD रेट कम हो रहे हैं, रेट कम मिल रहा है, क्या करें, टैक्स के बाद प्रॉब्लम हो रही है, 3-3.5% मिल रहा है, और वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते इक्विटी का, तो उनके लिए डेफिनेटली सूटेड है। अगेन, अगर उनका होराइजन 3 से 5 साल का है तो उनके लिए बहुत सूटेड है। चलिए, 3 से 5 साल का नजरिया और FD से ज्यादा की कमाई आप चाहते हैं, साथ ही ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकते हैं, तो निफ्टी PSU बॉन्ड प्लस STL इंडेक्स फंड आपके लिए है। इसका NFO खुला हुआ है 16 मार्च तक, और इसमें आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी, समय निकालकर फायदेमंद फंड्स में शामिल होने के लिए और निवेशकों को निवेश की तमाम बारीकियां समझाने के लिए। इसी के साथ मैं रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम शो में शामिल करेंगे आपके सवाल, जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज। बने रहें।